देवकी इस घर की 7 बहुओं में सबसे बड़ी थी। शादी के बाद पहली बार सास से मुलाकात हुई तो सास के पैर धोने की रस्म अदायगी के समय उसने सास के फटे पैरों को देखकर मुंह बिचकाते हुए मन ही मन खुद से पूछा, किस जन्म का पाप धो रही हो देवकी? लगता है तेरा नसीब ही खराब ही है। ये सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू की धार फूट पड़ी। सास से उसकी ये व्यथा न देखी गई और उसने उसे अपनी बड़ी बेटी की तरह गले लगा लिया। देवकी खुद भी अपने घर की अकेली लड़की न थी। हाँ, 4 भाई बहनों में वो भाइयों में छोटी जरूर थी, लेकिन उससे छोटी उसकी एक और बहन थी। घर में माता पिता की प्यारी दुलारी बेटी एवं भाई बहनों की बिगड़ैल बहन थी। शादी से पहले तक उसके सारे काम राधा ही करती थी। यद्यपि शादी ब्याह के इस अवसर पर उसकी सास कांति ने नए कपड़े अवश्य पहने थे, लेकिन घर गृहस्थी के काम में मगन सास के कपड़ों से उसे फिर भी गोबर और गौमूत्र की बदबू सी आ रही थी। सास भेंट के पश्चात जैसे ही देवकी ने ससुराल में कदम रखा तो 6 देवरों और 2 नंदों को एक साथ देखकर उसका सर चकरा गया। वो सोच में पड़ गई कि ये कोई घर है या पूरा गांव एक ही घर में बस रहा है। सास ने एक एक कर देवकी से अपने बच्चों का परिचय कराया। सबसे बड़ा देवर देवकी से उम्र में 2 साल बड़ा था, जबकि सबसे छोटे को अभी 3 वर्ष भी पूरे नहीं हुए होंगे। देवकी ये देखकर हैरान और परेशान थी। वो समझ गई थी कि घर की बड़ी बहू होने के नाते उसकी इस घर के प्रति जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। इतने बड़े घर के लिए चाय बनाने का मतलब था कि चाय पीने के बाद दर्जन भर गिलास झूठे धोने होंगे। यदि नाश्ते के लिए रोटी बनानी पड़े तो एक बार में कम से कम 4 सेर आटा तो गूंदना पड़ेगा। चूल्हे पर इतनी रोटियां बेलते बेलते उसकी क्या हालत होगी, इस बात का अनुमान लगाते ही उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। शादी के बाद दिन का भोजन हुआ और धीरे धीरे मेहमान लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे। शाम तक खास खास मेहमान ही घर पर रुके थे। भीखूराम ने सोचा, घर में पहला पहला कारीज हुआ है, अभी पंडित जी की विदाई भी नहीं हुई थी, इसलिए भीखूराम ने लगे हाथ पंडित से सत्यनारायण भगवान की कथा बांचने के लिए कहा। पंडित जी ने भी अपनी दक्षिणा का गणित लगाया और मुनाफे के मंसूबों के साथ शाम को लगे हाथ कथा का कार्यक्रम संपन्न कर दिया। कथा के बाद पंडित जी ने सभी भक्तों को चढ़ामृत एवं उसके बाद महाप्रसाद वितरित किया। नई नई बहू के आंचल में पंडित जी ने अपने हाथों से पूजा के फलों में से एक सेब रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बहू रानी, दूधो नहाओ पूतो फलो, ये सेब आप अकेले ही खाना। भगवान सत्यनारायण की कृपा तुम पर बनी रहेगी तो अगले वर्ष तुम्हारी भी गोद भर जाएगी। देख लेना, 1 वर्ष बाद में खुद आपके बेटे का नामकरण करने खुद ही पहुंच जाऊंगा। आज तक इस घर के मालिक को दिया गया मेरा कोई भी वरदान कभी व्यर्थ नहीं गया है। चाहो तो भीखूराम और कांति देवी से पूछ लो। पंडित जी के मुख से ये बात सुनकर देवकी ने शर्मा कर पल्लू से अपना मुंह ढक लिया। सास ने बहू की मन की बात को भांप लिया और इसके बाद वे दोनों पूजा स्थल से उठकर रसोई की ओर चली आई। रात का भोजन तैयार था। सभी मेहमानों और परिवारजनों ने भोजन किया और उसके बाद जिसको जहां जगह मिली हर कोई वहीं पर पसर गए। इतने बड़े परिवार में दूल्हा दुल्हन के लिए शादी की पहली रात के लिए भी इस घर में जगह नहीं थी। कांति देवी ने भीखूराम से दिन में ही सलाह कर ली थी कि बहू और बेटे का सोने का इंतजाम गौशाला में ही करवा दिया जाए तो कैसा रहेगा। भीखूराम ने कांति देवी की कही बात पर मुहर लगा दी कि भोजन के बाद कांति ने अपनी बड़ी बेटी से कहा,
अरे ओ सत्तो, जा जाकर अपनी भाभी को गौशाला तक छोड़कर आ जा। बेचारी सुबह से थकी हुई होगी, अब इसे आराम भी करने दो। सत्तो ने माँ की बात मानते हुए भाभी को साथ लिया और उसे घर से 200 गज की दूरी पर स्थित गौशाला तक छोड़ने चली आई। तभी रास्ते में सत्तो को जस्सू मिल गई। जस्सू रिश्ते में सत्तो की भाभी लगती थी। जस्सू ने मजाकिया अंदाज में सत्तो से कहा, अरे तू कहाँ भैया भाभी का बिछौना बिछाएगी? ये काम तो भाभी या सालियों का होता है। जा तू घर जा, मैं खुद अपनी बहना को गौशाला तक छोड़ाती हूँ। सत्तू की उम्र अभी 10-11 वर्ष रही होगी, इसलिए वो जस्सू की ये बात ना समझ सकी और आधे रास्ते से ही घर वापस चली आई। गौशाला पहुंचकर जस्सू ने धीरे से गौशाला के किवाड़ खोले। गौशाले के अंदर घुसते ही सामने बंधी भैंसिया ने अपनी जगह से खड़े होकर नई नई दुल्हन की ओर देखा और उसे जोर जोर से सूंघना शुरू किया। उसकी देखा देखी में बैलों की जोड़ी भी नई बहू के सम्मान में खड़ी हो गई। तान कर बंधी 4-5 बकरियां भी नए आगंतुक को देखकर मिमियाने लगी। जस्सू ने आले में रखा दिया जलाया और इसके बाद देवकी से कहा, तू तो बड़ी खुशनसीब है बहन, गौशाला में ही सही कम से कम शादी की पहली रात चैन से तो गुजार पाएगी। रुक, मैं अभी खटिया में पड़े इस बिस्तर को ठीक कर देती हूँ। खाट पर बकरी के 2 नन्हे बच्चे बिस्तर पर अपनी नींद में मस्त थे। जस्सू ने देवकी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, देख रही है बहन, इनको क्या पता कि अब ये नई दुल्हन का बिछौना है। ये कहकर उसने उन छौनों को ढकेलकर खाट के नीचे डाल दिया। गौशाला से गोबर और गौमूत्र की वही गंध आ रही थी जो देवकी की सास कांति के कपड़ों से आ रही थी। देवकी समझ गई कि सास ने अब अपना पुराना ठौर बदलकर उसे बहू के हवाले कर दिया है। कुछ देर में ही जस्सू ने देवकी को उसके सास ससुर और देवर नंदों के बारे में काफी कुछ बता दिया। आधे घंटे बाद जसकरण भी उन्मुक्त सांड की तरह गौशाला में पहुंच गया। जसकरण ने देवकी के साथ सत्तो को गौशाला की ओर आते देख लिया था। सत्तो को घर पर देखकर उसने सोचा शायद वो देवकी को गौशाला में छोड़ आई होगी। उसे मालूम न था कि देवकी के साथ जस्सू भी गौशाला में पहुंची है। जसकरण की पदचाप सुनकर जस्सू ने जानबूझकर गौशाला का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। जसकरण भोजन करके गौशाला में पहुंचा है। जसकरण द्वार गौशाला का दरवाजा खटखटाने पर देवकी कुछ देर तक जस्सू के कहने पर दरवाजा नहीं खोलती है। थोड़ी देर में देवकी दरवाजा खोलती है तो दरवाजे के सामने जस्सू को देखकर जसकरण शर्मा जाता है। जस्सू से सुहागरात के दिन दुल्हन को बिस्तर तक पहुंचाने का नेक मांगती है। इस पर जसकरण क्या सच में जस्सू को देगा नेक? आखिर कांति देवी क्यों डांटती हैं सत्तो को? जस्सू ने देवकी को ऐसा क्या कहा जिससे जसकरण के मन में सुहागरात एक स्वप्न बनकर रह जाता है। जसकरण शादी की पहली रात में ही देवकी का दिल जीतने में क्यों असफल रहता है और देवकी अंधेरे में ही गौशाला से घर क्यों लौट आती है? जसकरण ने गौशाला के नजदीक पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। देवकी लज्जाते हुए दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही खड़ी हुई, जस्सू ने उसका हाथ पकड़कर खटिया पर बिठाते हुए धीरे से उसके कान में कहा, तू भी मेरा बुद्धू है। अरे इन मर्दों को वश में करना है तो इनको ऐसे वक्त पर ही काबू में किया जा सकता है। तू बैठ, अभी देखना थोड़ी देर बाद कैसे दूल्हा मियाँ गिड़गिड़ाते हुए दरवाजा खोलने की गुजारिश करेंगे। जस्सू को घर गृहस्थी का पुराना अनुभव था। आखिर वही हुआ जो कुछ देर पहले जस्सू देवकी से कह रही थी। कुछ देर तक दरवाजा पीटने के बाद जसकरण देवकी से दरवाजा खोलने के लिए अनुनय विनय करने लगा।
जस्सो जसकरण की बातें सुनकर देवकी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए उसे समझाते हुए बोली, देख लिया तूने, मैं जो कुछ कह रही हूँ उस पर अमल करेगी तभी तेरा आदमी तेरे वश में रहेगा। अभी से इसकी नकेल कसकर रखेगी तो मेरी तरह जीवन भर खुश रहेगी, वरना ये मर्द जात तो औरत को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। तू चाहे तो आज की रात में ही जसकरण से साफ साफ कह दे कि मैं इतने बड़े परिवार में सास ससुर के साथ नहीं रह सकती। तू क्या करेगी इस कबूतर खाने में रहकर? देख लेना, जसकरण की नौकरानी पर जाते ही तेरी सास घर का सारा काम तुझसे ही करवाएगी। जसकरण को किवाड़ पीटते पीटते करीब 15 से 20 मिनट से भी अधिक समय हो चुका था। देवकी को खुद जस्सू की ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन लाज के मारे वो उसे कुछ न कह सकी। आखिर जस्सू ने देवकी के मन की बात भांपते हुए मुस्कुराते हुए कहा, देवरानी जी, लगता है तुम भी देवर जी से मिलने के लिए बेचैन हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, लेकिन मेरी कही बातों को ध्यान रखना। ये कहकर जस्सू ने जैसे ही दरवाजा खोला, जसकरण ने लज्जाते हुए सिर नीचे कर लिया। जस्सू ने जसकरण से मजाकिया अंदाज में कहा, क्यों देवर जी, तुमने तो पहले दिन से ही देवरानी जी के आगे घुटने टेक दिए हैं। जरा संभल कर रहना, वरना आगे क्या हाल होगा तुम्हारा ये तुम ही जानो। जसकरण ने शर्माते हुए कहा, अच्छा, तो जरूर ये आपकी ही कारिस्तानी रही होगी, खामख्वा इतनी देर से मुझे परेशान कर रही थी। जस्सू अभी तक दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए जसकरण से कहा, नेगी के रूप में अपनी भाभी को कुछ तो दो, तभी अंदर जाने दूंगी, वरना पूरी रात भर इसी तरह बाहर ही खड़े रहोगे। जसकरण इस बला से जल्द ही अपना पिंड छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसने अपने बटुए में से 101 रुपये निकालकर जस्सू के हाथ में थमाते हुए कहा, मान गए भाभी आपको, देवरों की जेब काटने तो कोई तुमसे सीखे। जस्सू ने मुस्कुराते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तुम इस काम को इतना आसान समझते हो? चलो अब जल्दी से अंदर चले जाओ। ये कहकर जस्सू बाहर चली आई और जसकरण ने बड़े रौब से गौशाला के अंदर प्रवेश किया। जस्सू ने बाहर से आवाज लगाते हुए मजाकिया स्वर में कहा, दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर लेना देवर जी, और एक बात का ध्यान रखना कि दीवारों के भी कान होते हैं। सभी मेहमानों और बच्चों की सोने की व्यवस्था के बाद कांति देवी ने रसोई घर में ही एक फटी सी चटाई बिछाई और सत्तों के साथ वहीं पर पसर गईं। दिन भर की थकी कांति को सोते सोते ये बात याद आ गई कि उसने तो सत्तों को भाभी को गौशाला तक छोड़ने के लिए भेजा था। इसलिए उसने सत्तो से पूछा, सत्तो बेटी, भाभी को गौशाला में अकेले डर तो नहीं लग रहा था? सत्तो की आंखों में भी नींद कुलाचे मार रही थी, इसलिए उसने नींद में डबडबाती आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए कहा, माँ, जस्सू भाभी ने तो मुझे आधे रास्ते से ही वापस भेज दिया था। वो कह रही थी कि ये काम ननद का नहीं बल्कि भाभियों या सालियों का होता है। इसके बाद वो खुद भाभी को साथ लेकर गौशाला की ओर चली गई। सत्तो के मुख से ये बात सुनकर कांति भी अपनी हंसी न रोक पाई। उसके पोपले मुंह में बचे दो एक दांत हिलते हुए ऐसे नजर आ रहे थे जैसे वे भी किसी समंदर में गोता लगाने के उत्सुक हों। लेकिन जस्सू की आदतों से कांति अच्छी तरह से वाकिफ थी। उसके मन में ये भय उठने लगा कि न जाने नई नई बहू को जस्सू पहली रात में ही क्या अच्छा बुरा पाठ पढ़ा गई होगी। कांति का जस्सू के ऊपर संदेह का आधार सच ही था। जस्सू ने वही सब काम कर दिया था जिसका कांति देवी को शक था। खैर, अब सत्तो को कोसने के अलावा कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए उसने सत्तो को डांटते हुए कहा, तेरी अकल में तो ऐसे ही
पत्थर पड़े हुए हैं। तुझे एक छोटा सा काम बताया था, उसे भी बिगाड़ कर आ गई। चल अब सो जा। तुझे पता नहीं कि जस्सो कितनी खतरनाक औरत है। ये कहकर माँ बेटी आराम से सो गई। दीपक की लौ में जसकरण ने जैसे ही देवकी के सुनहरे गाल को देखा, वो उसे देखता ही रह गया। जसकरण देवकी के समीप जाकर बैठ गया और उसने धीरे से उसके चेहरे से घूंघट उठाने की कोशिश की। घूंघट पर जसकरण का हाथ लगते ही देवकी बिजली की गति से बिस्तर से खड़ी हो गई। जसकरण ने देवकी का हाथ पकड़कर उसे जैसे ही अपने समीप बैठाने की कोशिश की तो देवकी ने अपना हाथ झटकते हुए जसकरण से कहा, क्या मेरे लिए आपके घर में एक रात के लिए भी जगह न थी? इन जानवरों के बीच में घर गृहस्थी की शुरुआत करेंगे तो खुद तो जानवरों जैसे बनेंगे ही, साथ ही हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही धूल फांकती रहेगी। खबरदार, जो इस जगह पर कुछ ऐसी वैसी हरकतें करने की सोची भी तो मैं कल ही अपने पीहर लौट जाऊंगी। जब तुम्हारे घर की ये स्थिति थी तो क्या जरूरत थी शादी करने की? देवकी के मुख से ऐसी बातें सुनकर जसकरण के चेहरे का रंग उतर गया। इस कटु सत्य ने उसका सारा उत्साह ठंडा कर दिया था। इसके बाद उसने देवकी से आगे एक शब्द भी कहना उचित ना समझा। आले में जलता दीपक इस बात का गवाह था कि गरीब की झोपड़ी में बड़ी बहू ने जसकरण को जो आईना दिखाया था, उसमें नारी के अच्छे बुरे चरित्र के दोनों ही रूप नजर आ रहे थे। जसकरण खाट के एक किनारे की ओर लेट गया और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। इसके बाद देवकी भी जमीन पर बैठ गई। दिन भर की थकी देवकी भी कुछ देर बाद खाट के एक कोने पर सिर रखकर सो गई। सुबह के वक्त जसकरण की नींद खुली तो उसने जब जमीन पर बैठी देवकी को इस तरह खाट के कोने पर सिर रखकर सोते हुए देखा तो उसे खुद पर बहुत लज्जा आई। उसने देवकी को हाथ से पुचकारते हुए जगाया और उसे खाट पर सोने का आग्रह किया, लेकिन नारी हट के आगे ये अनुनय विनय व्यर्थ साबित हुआ। इस तरह शादी की पहली रात देवकी पर पूरी तरह जस्सो का प्रभाव रहा। सुबह के वक्त देवकी ने जसकरण से कहा, मुझे बहुत लाज आ रही है इस तरह गौशाला से घर की ओर जाते हुए। घर के लोग मुझे देखेंगे तो वे क्या समझेंगे? मुझे तो आज ही मेरे पीहर छोड़ दो। इस तरह तो मैं इस घर में न रह पाऊंगी। जसकरण ने कहा, ठीक है, अभी तो अंधेरा ही है, तुम अभी घर पहुंचो। मुझे मालूम है कि कल रात तुम मुझसे काफी नाराज थी। तुम्हारी नाराजगी जायज भी है, इसलिए मैं आज सांझ के समय ही तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा। इसके बाद माँ जी और बाबूजी से बात करके अगले सप्ताह मैं तुम्हें अपने साथ दिल्ली ले जाऊंगा। जसकरण के मुख से यह बात सुनते ही देवकी की सारी नाराजगी दूर हो गई। इसके बाद वो खुद जसकरण के सीने से लिपटकर रोने का नाटक करते हुए बोली, मैं खुद कल रात की कही बातों के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी। मुझे शादी की पहली रात में ही आपसे गुस्से में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। जसकरण ने देवकी की बात का जवाब देते हुए कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। बीता वक्त अब वापस आने से रहा। अभी तुम घर पहुंचो वरना घर के सभी लोग जाग चुके होंगे। देवकी अपनी इस जीत पर मन ही मन मुस्कुराई और जस्सो को याद करते हुए वो सरपट घर की ओर चली आई। बहू के गौशाला से तारों की छांव में घर लौटते पर कांति देवी मन ही मन खुश होती है। वो बहू को शादी की पहली रात सोने के लिए गौशाला में भेजने का कारण बताती है और खुद के 10 बच्चों के जन्म गौशाला में होने की वजह से उसे अपने लिए इस घर से भी ज्यादा सुखद बताती है। मेहमानों के लिए चाय की व्यवस्था करने के बाद
दोनों सास बहू आपस में बातचीत करती हैं। इसी बीच जस्सो वहां पहुंच जाती है। जस्सो और देवकी की बात सुनकर कांति देवी के मन में क्या शंका होती है। इसके बाद जस्सो जसकरण से मजाक करते हुए उसकी शादी की पहली रात के अनुभव पूछने लगती है। जसकरण उसे देवकी की नाराजगी की बात बताता है तो वो जसकरण को देवकी को खुश करने के क्या टिप्स देती है। देवकी तारों की छांव में ही घर पहुंच गई। वो सोच रही थी अभी घर पर सभी सोए हुए होंगे, लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी सास मेहमानों के लिए चाय बना रही है और ससुर आंगन में बिछी खटिया पर बैठकर बुजुर्ग के साथ हुक्का पी रहे हैं। बुजुर्गों को देखकर देवकी ने घूंघट से सर ढका और शर्माते हुए रसोई घर में चली आई। देवकी को देखकर कांति ने पूछा, बहू, अच्छा हुआ कि तू जल्दी घर चली आई। मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तू ज्यादा देर तक गौशाला में ही ना रहे। तू तो जानती ही है कि गांव देहात में लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। बहू को जागने में थोड़ी देर क्या हो जाती है कि मुँह लगते हैं तरह तरह की बातें करने। गृहस्थी का सुख चैन लोक लाज से बचने बचाने में बीत जाता है। अब मुझे ही देख ले, जब से इस घर में आई हूँ एक भी दिन बिना नागा किए रोज 4 बजे ही उठी हूँ और ऊपर से सोने का कुछ टाइम नहीं। पर अब मेरे बस का ये सब कुछ नहीं है। तुझसे क्या छिपाऊं? सच कहूँ तो मेरी तो आधी जिंदगी उसी गौशाला में बीत गई। मेरे लिए तो इस घर से अधिक सुखदायी वह गौशाला ही रहा है। मैंने तो अपने 10 बच्चों को उसी गौशाला में जन्म दिया है। 9 तो अभी जिंदा हैं और एक अभागा जन्म लेते ही चल बसा था। पहला पहला बच्चा था मेरा। मुझे भी इतना पता नहीं था, लेकिन भगवान ने मेरी सुनी और 1 साल बाद ही जसकरण पैदा हो गया था। तब से मैं अपनी गौशाला को इस घर से भी अच्छा समझती हूँ। तुझे ना जाने शादी की पहली रात गौशाला में कैसा लगा होगा। देवकी सास की हर एक बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी, लेकिन अभी उससे सास के आगे मुंह खोलना अच्छा ना समझा। कांति ने बहू की चुप्पी तोड़ने के लिए पूछा, बहू, तू तो जानती ही है एक तो बड़ा परिवार है, ऊपर से अभी नाते रिश्तेदार भी यहीं डटे हुए हैं। तभी तो मैंने सोचा कि कम से कम शादी की पहली रात तुम दोनों चैन से गुजारोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे सोने की व्यवस्था गौशाला पर ही कर दी थी। जस्सू ने तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं किया? देवकी ने सास की इस बात का भी कोई भी जवाब नहीं दिया। कांति ने सोचा जरूर ये शर्मा रही होगी, इसलिए उसने बात को बदलते हुए देवकी से पूछा, तेरे ससुर की तो चाय के लिए सुबह 4 बजे से ही मुर्गे की तरह बांग देने की आदत है। चाय और तंबाकू, बस ये 2 चीज मिल जाए इन्हें तो फिर खाने पीने की कोई भी फिक्र नहीं रहती। अब तक चाय तैयार हो चुकी थी। कांति ने पीतल के दर्जन भर गिलास उठाए और चाय की केतली हाथ में उठाकर बाहर आंगन में चली आई। भीखूराम सगे संबंधी उम्र दराज लोगों के साथ हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। कांति देवी को देखकर भीखूराम के जीजा धनुआ राम ने मजाकिया अंदाज में पूछा, का हो भीखू चौधरी, अभी भी हमें सरहज के हाथ की चाय पिलाओगे? अरे अब तो इस बेचारी को इस सब काम धंधे से छुटकारा मिलना चाहिए। नई नई बहुरिया घर आई है तो कम से कम आज तो उसके हाथों की चाय पिलाओ। अरे ना जाने फिर कब इधर आना होगा। भीखूराम ने ठहाका लगाते हुए कहा, फूफा जो हो बच्चों के, इसीलिए फू फां करना तो तुम्हारा हक है जीजा जी। चलो अभी तो सुबह की चाय पिए और फिर नाश्ते संग तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करवा दूंगा। धनुआ राम ने अपनी मूछों पर ताव देते हुए कहा, चल ठीक है, पर शाम को मीठी चाय के बदले
कड़वी चाय चाहिए। पहले बेटे का ब्याह किया है तुमने, आखिर इस बात का तो ख्याल रखो। मित्र ये बात सुनकर भेखूराम खुशी से फूलकर कुप्पा हो गया। कांति देवी सभी मेहमानों को चाय देकर रसोई में चली आई। दोनों सास बहू ने भी चाय पी। थोड़ी देर बाद जसकरण भी घूमते घामते घर पहुंच गया। कांति ने गिलास में चाय रखी और देवकी से कहा, बहू जसकरण को चाय दे दे। देवकी ने शर्माते हुए चाय का गिलास सत्तो के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, सत्तो जा जरा अपने बड़े भैया को चाय देकर आ जा। सत्तो ने भाभी की बात मानते हुए चाय का गिलास जसकरण को थमा दिया। चाय की केतली एक बार चूल्हे में चढ़ी तो 2 घंटे तक चूल्हे से उतरी नहीं। इसके बाद मेहमानों के लिए नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई। देवकी ने गांव की कई महिलाओं को इस काम में हाथ बटाने के लिए पहले से ही इंतजाम किया हुआ था। कांति ने जस्सो को इस काम के लिए नहीं बुलाया था, फिर भी पड़ोसी के नाते वो खुद ही सुबह सुबह वहां चली आई। मेहमानों में हर कोई नई नई दुल्हन के हाथों की बनी रोटी खाने की जिद कर रहे थे। शादी के दूसरे ही दिन इतने लोगों के लिए चूल्हे पर रोटी सेकने की बात सुनकर देवकी मन ही मन बहुत घबरा रही थी। तभी देवकी की नज़र जस्सो पर पड़ी। जस्सो ने देवकी से मुस्कुराते हुए पूछा, अरे बहन, तू सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही है? जा पहले नहा धोकर आ। क्या बिना नहाए धोए ऐसे ही चूल्हा चौका करोगी? तेरी सास कहाँ है? उन्हें भी कुछ पता नहीं है। कम से कम बहू को पहले दिन तो नहा धुलाकर रसोई में बुलाना चाहिए था। औरत के साथ कई तरह की समस्याएं होती हैं। ये कहकर जस्सो रसोई में चली आई। कांति के साथ साथ कुछ अन्य महिलाओं ने भी जस्सो की कही बात सुन ली थी। हर एक के मन में अलग अलग तरह का शक सुबह होने लगा। यह देखकर कांति ने बहू से पूछा, बहू क्या जस्सो सच कह रही है? ऐसी कोई बात थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। जस्सो ठीक ही तो कहती है, ऐसे में रसोई में प्रवेश करना ठीक नहीं होता है। जस्सो ने देवकी की ओर देखकर उसे कांखी मारते हुए कुछ इशारा किया। देवकी भी चतुर थी, वो जस्सो की बात समझ गई। उसने सास से घूंघट की ओट में कहा, नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी तो गांव देहात की बात जानती समझती हूँ। दीदी का कहने का मतलब उन्हीं से पूछो। देवकी की बात सुनकर जस्सो कांति देवी के पास चली आई। उसने धीरे से उसके कान में कुछ बात कही। ये सुनकर कांति देवी ने हंसते हुए जस्सो की पीठ में एक धौल जमाई और फिर बहू के लिए चूल्हे में एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दिया। शहर की महिलाओं की तुलना में गांव देहात की महिलाएं घर के कामकाज में अधिक दक्ष और निपुण होती हैं। आलस तो मानो इनके पास कभी फटकता ही नहीं है। विवाह हो या कोई अन्य समारोह, हर कोई काम गांव देहात में बड़े ही मेलजोल के साथ होता है। हर एक की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। जब तक देवकी ने स्नान किया, गांव की महिलाओं ने मेहमानों के साथ साथ खुद के नाश्ते पानी की भी व्यवस्था कर ली थी। मौका मिलते ही जस्सो ने जसकरण से चुटकी लेते हुए पूछा, देवर जी का नाश्ता तो देरानी जी के साथ ही होगा। जसकरण ने सिर नीचे करते हुए कहा, आपका वश चले तो मुझे नाश्ता भी नसीब ना हो। भगवान बचाए ऐसी भाभियों से। रात को न जाने अपनी देवरानी के कानों में क्या क्या मंत्र फूंक गई और अब सुबह सुबह ये नया तमाशा। देखो भाभी, ये ठीक बात नहीं है। शगुन के लिए तो आपने झट से हाथ आगे कर दिया, लेकिन अपनी देवरानी को भी कुछ अच्छी अकल तो दे देती। जस्सो समझ गई कि इसका मतलब देवकी को दी गई उसकी नसीहत जरूर काम कर गई है। इसलिए उसने अनजान बनने का स्वांग रचते हुए जसकरण को ठेंगा दिखाते हुए कहा, भला मैं क्यों मियाँ बीबी के बीच कबाब में हड्डी बनूं?
तुम ठहरे परदेशी, हफ्ते 2 हफ्ते में परदेश को निकल जाओगे। मुझे तो आखिर देवरानी के साथ इसी गांव में रहना है। जशकरण ने इधर उधर देखा और फिर जस्सों से बोला, देवकी कहाँ मान रही है। सारी रात जमीन पर बैठी खाट पर सिर टिकाए बैठी रही। इसी जिद में सारी रात कट गई कि इन जानवरों के बीच उसके गृहस्थ जीवन की शुरुआत न होगी। अब तुम ही उसे समझाओ। जसकरण के मुख से ये बात सुनकर जस्सो मन ही मन बहुत खुश हुई। फिर भी उसने अनजान बनकर कहा, ये तो ठीक बात नहीं है। देवकी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। गांव देहात में तो हम गरीब गुरबों की जिंदगी ऐसे ही कटती है। बाकी उसे भी मालूम है कि उसका पति शहर में नौकरी करता है। शायद इसीलिए अपनी बात पर अड़ी हो। लेकिन तुम चिंता ना करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी दोनों के बीच ऐसी बात चल ही रही थी कि कांति ने सत्तो को आवाज देकर कहा, अरे ओ सत्तो, बड़का भैया को बोलो नाश्ता पानी कर लो। सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है, ये दोनों ही बच्चे हैं। ये सुनकर सत्तो भागकर जसकरण के पास चली आई और उसका हाथ पकड़कर रसोई घर की ओर ले गई। नाश्ता करते समय देवकी ने जब जसकरण से मायके जाने की बात के बारे में पूछा तो जसकरण घबरा गया। उसने देवकी से कहा कि वो इस बारे में माँ से खुद ही बात करके देख ले। कांति देवी ने बहू को इस तरह पति से बात करते देखा तो उसे ये बात अच्छी न लगी। उसने बेटे को इस बारे में अपने पिता से बात करने को कहा। सास की नाराजगी देख देवकी भी रूठकर बगैर नाश्ता किए वहां से कमरे में चली गई। कांति देवी दोनों बेटियों के साथ घर जूठे बर्तन धोने लगी तो धनुआ राम उससे मजाक करने लगा कि घर में बहू के आने पर भी वो खुद घर का कामकाज कर रही है। कांति देवी भी धनुआ राम को उसी अंदाज में जवाब देती है, क्या भीखू राम दे देगा बहू को मायके जाने की इजाजत, या होगी पति पत्नी में इस बात पर कहा सुनी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।